नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये समझाने का कोशिश करूँगा कि कोई भी कंपनीज़ के ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो कितना पेशेंस होना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर कितना पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए, जिस पेशेंस के माध्यम से ही हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूँगा, क्योंकि ऐसे कुछ कंपनीज़ के ऊपर मैंने ट्रेड लेके रखा था। मुझे बहुत टाइम लग गया उस कंपनी के ऊपर टारगेट पाने में। अभी मुझे लग रहा है कि फाइनली वो टारगेट अचीव करके छोड़ेगा। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैंपस एक्टिवेयर्स के बारे में। तो देखिए कैंपस एक्टिवेयर्स एक फूडवेयर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। अगर फुटवियर्स और लेदर्स कंपनी को देखा जाए, तो इस सेक्टर में सारे कंपनी का हालत खराब है। तो देखिए पूरा का पूरा सेक्टर में सेल्स बहुत बुरी तरीके से हालत खराब है। उसमें से कैंपस एक्टिवेयर्स का भी हालत खराब है, 4% सेल्स डाउन है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी डाउन हो चुके हैं। तो जब कोई सेक्टर में पूरा सेक्टर में स्लो डाउन होता है, तो क्या उस सेक्टर में के ऊपर काम करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ एक एक रेंज में है, ऐसे नहीं कि बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है। तो चलो एक बार मैं आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ दिखा देता हूँ, तो आपको खुद पता चलेगा। अगर देखिए सेल्स के बारे में बात करूँ तो वोलेटिलिटी है, मगर पिछले जो सालों में जो सेल्स किया था उससे उसी के आसपास इस बार भी सेल्स है। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट का भी हालत सेम है। पिछली बार का जो प्रॉफिट था उसी के आसपास है। मतलब इतना बुरा हालत नहीं है कि कंपनी 30 करोड़ का पिछले बार प्रॉफिट किया था और इस बार -30 हो गया। ऐसे तो हालत नहीं है। तो कंपनी के एक रेंज के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में स्लो डाउन है, फिर भी इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। और यही एक वजह नहीं है, दूसरा वजह और है जिसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया था। वो कारण मैं एक बार आपको बता दूँ, वो कारण है कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट। देखिए, लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि चलो एफएस ने माल बेच दिया तो कंपनी बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। एफएस जब माल बेचना शुरू किया उसी जगह पे सीधा-सीधा डीएस ने माल उठाना शुरू कर दिए। तो डीएस ने सीधा-सीधा होल्डिंग बढ़ा दिया और एफएस ने माल बेचा। और इसके अगेंस्ट में मैं अगर म्यूचुअल फंड के कुछ होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, लास्ट 4 मंथ्स में, जैसे मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, हर मंथ में कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग होता चला गया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे बाइंग होता देखने को मिले, जो बाइंग कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी होने के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको खुद लगेगा कि हाँ, कंपनी में स्ट्रेंथ था, इसलिए कंपनी आगे बढ़े है। ये सारे पॉइंट सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन। देखिए वैल्यूएशन बहुत हाई है, मानता हूँ वैल्यूएशन बहुत हाई है, मगर कंपनी के देखिए कर्जा एकदम ना के बराबर है। दूसरी बात, कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करेंगे, तो जो कंपनी के पास इतना ज़्यादा बोरिंग्स हो गया था बीच में 335 करोड़ के आसपास, वो घट के 178 करोड़ हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा एक क्लियर कट विज़न देखने को मिला कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांगली इसको मेंटेन्स कर रहा है। और कंपनी के रिज़र्व भी 400 से 500 करोड़ हो चुके हैं। फिक्स्ड एसेट भी 370 करोड़ से 350 करोड़, थोड़ा-सा फिक्स्ड एसेट को बेचा गया, कोई बात नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लिया। वो डिसीजन कब बने? जैसे कंपनी के ऊपर शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद 3 बार यहाँ पे शोल्डर बने और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी किया 200 डेज़ मूविंग एवरेज को, और उसके बाद धीरे-धीरे करके देखिए टारगेट के आस-पास जा रहा है, टारगेट के नज़दीक जा रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंस है देखिए। जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर काम किया है, तो वो अगर पेशेंस दिखाया है इतने दिनों से, तो उसको ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर वो सोच रहे थे कि चलो करेक्शन हो रहा है, लॉस चल रहा है, तो मैं एग्ज़िट कर लूँ, तो आज वो सचमुच में इस कंपनी के ऊपर अ, वो सोचेंगे कि शायद मैं अगर होल्डिंग करता तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलता। तो देखिए जब-जब कोई भी लेवल को ब्रेकआउट होता है, उसके बाद एक चीज़ को याद रखना कि ब्रेकआउट टाइम में वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और जब करेक्शन हो रहा है उस ब्रेकआउट के बाद, तो सोचना उस टाइम वॉल्यूम लो होना चाहिए। अगर लो हो रहा है तो सोचना सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो बायर उसको मतलब पूरा का पूरा माल खरीदना चाहते हैं। जब पूरा का पूरा माल खरीदारी हो जाए तो हाई वॉल्यूम के साथ उसको ऊपर लेके जाएगा। तो वही हाल हुआ है। आपको इस चीज़ों को पूरा का पूरा बाकी जो कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से पैटर्न्स बना है, तो उसको जाके बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको क्लियर कट ये डेटा देखने को मिलेगा कि जब भी ब्रेकआउट हुआ है तब वॉल्यूम हाई है, उसके बाद करेक्शन हो रहा है, उसका टाइम वॉल्यूम लो हो रहा है। तो जब पूरा का पूरा वॉल्यूम खत्म हो गया, मतलब सेलिंग करना खत्म हो गया, तो बायर पूरा का पूरा एक्टिव हो गया और इसको पुश करके ऊपर लेके जा रहा है। तो यही होते पेशेंस, यही होते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट्स, तो इस पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना।
हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर इस कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर जो देखा जाए तो विकी कौशल है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर इसी कारण की वजह से ग्रोथ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, किसके माध्यम से एडवर्टाइज़मेंट किया जाए, वो कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में है। तो वो एक एडवर्टाइज़मेंट है, वो सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ाने के लिए है। तो इसका मतलब उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा, ट्रेंडिंग होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कोई भी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो जैसे देखा जाए तो इंडिगो पेंट जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धोनी है। क्या इंडिगो पेंट रॉकेट बन चुका है? सॉरी, इंडिगो पेंट नहीं, इंडिगो पेंट्स क्या रॉकेट बन चुका है? बिल्कुल नहीं। जाकर चेक करके देखना, कंपनी के ऊपर बुरी तरीके से हालात है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि कोई भी स्टार को अगर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए तो क्या उस कंपनी का ग्रोथ होगा? बिल्कुल नहीं। वो एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज है। तो मुझे देखना है कि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। मैं इस कंपनी के ऊपर 393 तक होल्ड करने का कोशिश करूंगा। अगर मेरे एंट्री पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूं तो ओवरऑल अभी 20% के आसपास रिटर्न मिला है। अगर टॉप लेवल तक देखूं तो 30% का रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो अभी तो सिर्फ 50 दिन हुआ है, तो मुझे लगता है 100 दिनों के अंदर अंदर टारगेट मिलने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये एक सरकारी बैंक है। और इस कंपनी के ऊपर जब मैंने एक पोजीशन बनाया था तो उस पोजीशन के ऊपर बाद में कंपनी के ऊपर वॉल्यूम देखी, यहाँ पे भी सेम टू सेम फिगर आउट है। तो कंपनी के ऊपर क्या बने, लंबा सा जर्नी के हिसाब से, लंबा मतलब आज का नहीं है, 2018 से लेकर एक बड़ा सा कप बने। और इतनी लंबा जर्नी होने के बाद एक हैंडल पैटर्न भी बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होता हुआ देखने को मिले। देखिए, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अगर मैं यहाँ पे कंफर्मेशन पकड़ लूँ, यहाँ पे भी कंफर्मेशन पकड़ लूँ, उसके बाद रीटेस्ट भी हो गया। मतलब फाइनली इस कैंडल के ऊपर, कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट्स मिला। तो एंट्री पॉइंट्स मिलने के बाद देखिए कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब करेक्शन होता है तब आपको देखना है वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग एंड वीक है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा तो पहले स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद धीरे धीरे करके वीक होता चला गया। मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था वो बंद होता देखने को मिले। और जो लेवल्स था उसी लेवल्स के आसपास कंपनी जा चुके हैं। जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था उसी लेवल को वो एक बार दो बार रिटेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से बाउंस करने का चांसेस है। हाँ, मुझे लगता है इस प्राइवेट बैंक में, सॉरी, येशी बैंक में अभी ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि जिस तरीके से इतने दिनों से एक ट्रेंडिंग देखने को मिला था, उस ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जर्नी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर वो पिक लेवल तक, एंट्री पॉइंट से अगर पिक लेवल तक गए तो कहाँ तक टारगेट मिलने का चांसेस है? 83% के आसपास। तो 80% के आसपास टारगेट मिलने में अगर 2 साल भी लगे तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एवरेज 40% के आसपास साल भर रिटर्न मिल जाएगा। तो पेशेंस जरूरी है। कंपनी के ऊपर, वही कंपनी के ऊपर पेशेंस दिखाए जिसका हालत ठीक है, जिसका सेल्स का हालत बहुत स्ट्रांग लगे, प्रॉफिट का हालत भी बहुत स्ट्रांग लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर लगे वो है इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है। अगर देखेंगे प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए, एवरेजली बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो एफ के पास 1% होल्डिंग था, वो 7.5% हो चुके हैं। डीएस के पास 7% होल्डिंग था, वो आज 11.5% हो चुके हैं। तो जब कोई भी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए, ट्रेंट जो है वो बेसिकली टाटा ग्रुप के ऐसे कंपनी बन चुके हैं जो सबसे हाई ग्रोथ, हाई मतलब अभी हाई ग्रोथेबल कंपनी है। सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंडिंग में कोई कंपनी है वो है ट्रेंट। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक साल में कंपनी का 52 का लो था सिर्फ 1945 के आसपास। और एक साल के अंदर अंदर कंपनी हाई किया 7940। तो सोचिए, 2000 से लेकर 8000, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 गुना रिटर्न दिया। ऐसे क्या हो गया कंपनी के अंदर के 4 गुना कंपनी रिटर्न दे चुके हैं? क्या कंपनी के अंदर कोई सोना बनाया जा रहा है कि एक साल में 4 गुना रिटर्न? हाँ, मानता हूँ ट्रेंड बहुत शानदार कंपनी है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। एक बार मैं परफॉर्मेंस को भी दिखा देता हूँ तो आपको और भी क्लियर कट विजन मिल जाएगा। देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज ग्रोथ बहुत स्ट्रांग, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग। अगर इस बार क्या हुआ, सीधा सीधा 50% प्रॉफिट कम हो गया, 700 से सीधा सीधा 400 के आसपास आ गया। तो 40% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया। तो फिर भी कंपनी भागते चले जा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फोमो बाइंग।
तो फोमो बाइंग के हिसाब से कभी भी मत पड़ना, क्योंकि अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको कंपनी देखिए रॉकेट की तरह भागता हुआ देखने को मिलेगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और लोग यहाँ पे मजे लेकर टॉप में बाय कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर इतनी ट्रेंडिंग देखने को मिले हैं, तो सोचना कभी ना कभी वो करेक्शन हो सकते हैं। अभी करेक्शन क्यों होगा, तो आप कहेंगे सर करेक्शन होने का रीज़न कौन सा है। सबसे पहले मैं रीज़न आपको बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 62 है और कंपनी का पी रेशियो 223 है। आप सीधा सीधा इस बात को पकड़ लीजिए, 1 रुपया आपको पाने के लिए अगर आपको 223 रुपीज़ आपको देना पड़े, तो क्या वो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो आपको सस्ते प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो तभी आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए मेरा कोई इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं है। हाँ, मैंने एक लेवल को मार्किंग करके रखा हो, इस रेंज कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज मिला है, इसके अकॉर्डिंग जब नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बन सकते हैं और इस पीक लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि जब करेक्शन होकर इस जगह पे आएगा तो इसका वैल्यूएशन भी सस्ता होता देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर कोई काम करना और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना। मेरे वीडियो में हमेशा सारे डेटा एजुकेशन पर्पस में होता है। किसी कंपनी के ऊपर बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन होता नहीं है। तो आपके ओपिनियन के हिसाब से सारे बाई सेल आपको ही करना होगा, आपके ओपिनियन के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है माइंड टेक इंडिया लिमिटेड। बेसिकली 1000 करोड़ के आसपास कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखिए, एक बार 20 तारीख को कंपनी क्या दिया, स्प्लिट दे चुके हैं। तो कंपनी अब इस बार बता रहा है कि सॉरी, बोनस दे चुके हैं। कंपनी इस बार बता रहा है कि स्प्लिट देने का चांसेस है। तो स्प्लिट और बोनस कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर इस तरीके से बार बार कुछ अपडेट्स मिलता रहता है। तो अगर आपको अपडेट पाना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।